जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल एजे साइंस क्लासेस पर। और जैसा आप सभी को पता है, हमने आपके लिए एक पीवाई क्यू की सीरीज चलाई है जिसमें लगभग आपके 400 से 500 क्वेश्चन जो भी अग्निवीर के एग्जाम के अंदर आए हैं, मैं कोशिश करूंगा वो सभी साइंस के क्वेश्चन यहाँ पर कवर करवाऊँ। और सारे क्वेश्चन बच्चों बाइलैंग्वेज हैं। उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छे से समझ में आएंगे। और किसी को भी कोई कमी लगती है, किसी इंप्रूवमेंट की नीड है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। उस बात पर बिल्कुल ध्यान दिया जाएगा। और जल्दी ही आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाई जाएंगी टेलीग्राम या इंस्टाग्राम के चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी दूसरी क्लास, जिसमें 51 से लेकर 100 तक क्वेश्चन रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन आज आपके सामने है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन? 1 2 3 4। देखिए, कार्बन का सभी बच्चों को पता है कि जो कार्बन होता है उसका एटॉमिक नंबर बच्चों 6 होता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या विद्युत विन्यास कितना होता है? 2 4। तो मेरे ख्याल से सारी बात सभी को क्लियर हो रही है। देखो, 4 यदि यहां पर आउटर मोस्ट सेल के अंदर है तो इसको बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 4। तभी जाकर इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट होगा। इसलिए कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4। और टेट्रा वैलेंसी के कारण, 4 संयोजकता के कारण यह सारे कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। यदि पेपर में आ जाए कार्बन कैसे बॉन्ड बनाता है तो क्या बताओगे? कोवेलेंट, जिसको हिंदी में सह संयोजी भी बोलते हैं। तो यहां पर हमारा आंसर प्यारे बच्चों क्या हो गया? 4। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोमबत्ती के जलने के प्रक्रम में खालिस्तान होती है। इन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ए कैंडल देयर आर। केवल भौतिक अभिक्रियाएं, केवल रासायनिक अभिक्रियाएं, भौतिक और रासायनिक दोनों अभिक्रियाएं, या केवल रासायनिक परिवर्तन? देखिए, कैंडल सभी बच्चों ने देखी होगी। तो कैंडल ऐसी होती है बच्चों, दीपावली के टाइम पे बहुत सारे बच्चे इसको जलाते भी हैं। देखो, यदि कैंडल के अंदर जो धागा होता है तो धागा तो जल जाता है, नई चीज तो बनती नहीं। इसमें क्या बन जाती है? ऐश बन जाती है, राख बन जाती है बच्चों, ठीक है ना। दोबारा से तो हम धागा प्राप्त नहीं कर सकते, तो ये इरिवर्सिबल है। इसका मतलब ये कौन सा है बच्चों? ये केमिकल चेंज है। और जो मोम होता है, वैक्स जो होता है, मोम होता है, यह पिघल जाता है। और पिघलने के बाद दोबारा से हम मोम से मोमबत्ती बना सकते हैं। इकट्ठा हो जाता है पिघलने के बाद। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसके अंदर प्यारे बच्चों दोनों चेंज होंगे, इसके अंदर भौतिक और रासायनिक दोनों अभिक्रियाएं। ये आपका आंसर रहेगा। क्लियर हो गई बात? चलो अगले क्वेश्चन पे। चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है? तो देखो, टार्टरिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल। तो बच्चों, जो टार्टरिक अम्ल होता है यही अंगूर के अंदर भी होता है यदि पूछा जाए तो। अंगूर जो ग्रेप्स होते हैं, और यही बच्चों इमली के अंदर होता है जो टेमरिंड होती है। और मेथेनोइक जो अम्ल होता है ये होता है HCOOH। और यही मेथेनोइक अम्ल बच्चों चींटी के डंक के अंदर होता है। लैक्टिक अम्ल किसके अंदर होता है? दूध में होता है, मिल्क के अंदर। और कार्बोनिक अम्ल किसके अंदर होता है बच्चों? कोल्ड ड्रिंक के अंदर। कोल्ड ड्रिंक्स जितनी भी शीतल पेय हैं सभी के अंदर ये एसिड होता है। क्लियर हो गया सारे ऑप्शन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, चाकू से निम्न में से किस धातु को काटा जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन बी कट विद द नाइफ? एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, तांबा, सोडियम। तो देखो, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम और तांबा तीनों कैसी हैं? हार्ड हैं। सोडियम को काट सकते हैं चाकू से, और सोडियम को ही केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल के अंदर इसको रखा जाता है मिट्टी के तेल में। ये बात भी आपको याद रखनी है। और सोडियम इतनी ज़्यादा नरम होती है जिसको इजीली चाकू से काटा जा सकता है। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। प्लेटिनम को सफेद सोना कहते हैं और ये हार्ड मेटल होती है बच्चों, ठीक है। और एल्यूमिनियम और तांबा ये भी हार्ड मेटल होती हैं। एल्यूमिनियम हालांकि हल्की होती है। हवाई जहाज की जो बॉडी होती है वो इसी से बनाई जाती है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर? तो देखो जो प्लेन मिरर जो है, जैसे मेरे पास पेन है ये, तो पेन है जो, मान के चलो मैंने लिखा देखो ए, तो इसके अंदर इमेज भी ऐसी बनती है। जैसे मैंने लिखा बी, तो इसमें लेटरल इन्वर्जन जरूर होता है, लेकिन ये इमेज को सीधा बनाता है और आभासी बनाता है, इरेक्ट एंड विर्चुअल।
तो इरेक्ट और विर्चुअल, देखो इन्वर्टेड तो आएगा ही नहीं, ये तो उल्टा हो गया, वास्तविक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आभासी है, वस्तु के समान और सीधा, स्ट्रेट एंड द सेम साइज, बिल्कुल स्ट्रेट भी बनाता है और सेम साइज की भी बनाता है, आभासी भी बनाता है। तो बच्चों इसका सी और डी दोनों आंसर आएंगे, ये दोनों हैं, ठीक है ना। इसमें यदि ई ऑप्शन में डालता हूं बोथ, बोथ सी एंड डी, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है ना। तो यहां पर आभासी व सीधा आ जाए, या वस्तु के समान और सीधा या आभासी आ जाए, तो यही हमारा आंसर होगा। क्लियर हो गई बात या नहीं? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, सूर्य से पृथ्वी पर उष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? थ्रू विच मेथड इज हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सन टू द अर्थ? चालन, कंडक्शन, संवहन, संचालन, विकिरण। तो बच्चों देखो, चालन जो होता है ये सॉलिड के अंदर होता है, सॉलिड के अंदर, और संवहन जो होता है लिक्विड और गैस के अंदर होता है, लिक्विड एंड गैस। तो बचा क्या हमारे पास? विकिरण। संचालन जो होता है एडवेक्शन, ये कोल्ड एयर और हॉट एयर के बीच में होता है, ये आपके सिलेबस के अंदर भी नहीं आता, ये दो और एक ये तीसरा, ये तीन चीजें आती हैं। तो बच्चों विकिरण जो होता है रेडिएशन, यही आपका आंसर रहेगा। रेडिएशन क्यों है? देखो जैसे सन है, और सन से जो लाइट आती है अर्थ के ऊपर, अर्थ के ऊपर, तो बच्चों ये जो लाइट आती है ये लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड में आती है, ठीक है, ये इसका टाइम ड्यूरेशन होता है। और इसका जो मोड होता है, देखो देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी मीडियम, कोई भी मीडियम नहीं चाहिए, सीधा लाइट आएगी इसके ऊपर। तो जहां पर मीडियम की एब्सेंस हो बच्चों, वो कौन सा रहेगा? विकिरण। विकिरण में कोई मीडियम नहीं चाहिए, जैसे इसके अंदर ठोस था, मान के चलो आयरन रोड है, कोई लोहे की रोड है, वो गर्म करनी है, जैसे चम्मच से खाना गर्म करते हैं, छोटी चम्मच है तो पीछे तक गर्म हो जाती है, तो उसका आंसर आएगा हमारा कंडक्शन, चालन। क्लियर हो गई बात? हाँ, पृथ्वी के ऊपर यदि ये पूछ ले कि भाई वहां पर जो गर्मी पैदा होती है अर्थ के ऊपर सरफेस पे, वो किस मोड के द्वारा होती है, हवा गर्म कैसे होती है, तो वो हवा क्या है? मिक्सर है गैसेस का, तो संवहन आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों विकिरण रहेगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, तापमान बढ़ने पर आयतन ब्लैंक हो जाएगा, व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज द वॉल्यूम विल बिकम। बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, घटेगा, डिक्रीज, वही रहेगा, रिमेन द सेम, तय नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो बच्चों बढ़ेगा, लेकिन पानी का केस अलग होता है, उसके अंदर चीज़ें बताएंगे आपको जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर यदि हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो गर्म करने पर चीज़ फैलती है, और बच्चों उसका आयतन हमेशा बढ़ता है। इज इट क्लियर? यस और नो? चलो, तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हृदय संबंधी समस्याओं का आकलन करने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू एक्सेस कार्डियक प्रॉब्लम्स? ईसीजी, एमआरआई, एक्सरे, सीटी स्कैन। तो देखो बच्चों, ईसीजी जो होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और कार्डियक मसल का होती है बच्चों हार्ट के अंदर, ठीक है ना। तो आपका जो सही आंसर है वो यही बन चुका है। एमआरआई ब्रेन, या मतलब किसी भी बॉडी ऑर्गन का हम टेस्ट करवा सकते हैं। एमआरआई का मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैं लिख भी देता हूं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो ये रहेगा बच्चों इसके अंदर। एक्सरे का सभी को पता है, और एक्सरे की खोज किसने की थी? रोएंटजन, रोएंटजन, ये बात आपको याद रखनी है, डब्लू रोएंटजन ने की थी इन 1895। लेकिन ये पेपर में आ सकता है इसलिए बताया है। सीटी स्कैन भी आंतरिक अंगों की जांच के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो रहेगा बच्चों ईसीजी रहेगा। और एक ईईजी होता है इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राम, वो ब्रेन से रिलेटेड होता है, ये बात भी याद रखनी है। चलो अगले क्वेश्चन पे, यदि वोल्टेज 32 वोल्ट तथा धारा 2 एम्पियर दी गई है तो प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। इफ द वोल्टेज इज 32 वोल्ट एंड करंट इज गिवन एज 2 एम्पियर, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। 14 ओहम, 17 ओहम, 15 ओहम, 16 ओहम। देखो मैंने इतने बार बताया है आपको कि ओहम्स लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर आएगा V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पर बच्चों देखो V की वैल्यू दे दी, कितनी है? 32 वोल्ट है। और यहाँ पर बच्चों I की वैल्यू दे दी, कितनी है? 2 एम्पियर।
और आर की पूछ ली। तो देखो यहाँ से यदि हम आर निकालेंगे बच्चों तो वी अपॉन आई हो जाएगा या नहीं। तो आर की वैल्यू है, वी कितना है 32 है, और आई कितना बच्चों 2 एम्पियर है, तो कितना आ जाएगा 16 ओम। ये हमारा आंसर है। तो डी इज द राइट ऑप्शन। मेरे ख्याल से समझ में आ गया। बहुत ही ज्यादा आसान है, दिखने में न्यूमेरिकल लगता है लेकिन है कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई को क्या कहते हैं? व्हाट इज द टोटल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड? दूरी, रफ्तार, वेग, त्वरण। ना त्वरण आएगा, ना वेग आएगा, ना रफ्तार आएगी, क्या आएगी? दूरी। क्योंकि मान के चलो मैं ए पॉइंट से चला बी तक, तो बच्चों ये जो टोटल लेंथ है, ये लंबाई है, यहां से यहां तक जो लंबाई कवर की, यही तो डिस्टेंस होती है। और डिस्टेंस की एसआई यूनिट यदि ये पूछ लेता है प्यारे बच्चों, तो क्या रहेगी? मीटर। क्लियर हो गई बात? ठीक है मेरे भाई, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जीव कोशिका और पादप कोशिका, ये पादप कोशिका आएगा, को कौन सा तत्व अलग करता है? व्हाट डिस्टिंग्विशेस एनिमल सेल फ्रॉम प्लांट सेल? नाभिक, कोशिका द्रव्य की उपस्थिति, मतलब प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस। कोशिका झिल्ली की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल की भित्ति की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। बिल्कुल सही जवाब बच्चों, सेल वॉल। क्योंकि देखो एक एनिमल सेल है और एक है प्लांट सेल। तो मेरे भाई एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल एनिमल के अंदर नहीं होती। और सेल वॉल किससे बनी होती है? सेलुलोज से। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो जंतुओं के अंदर सेल वॉल नहीं होती, यही चीज इसको अलग करती है। किसको? एनिमल सेल और प्लांट सेल को। बाकी चीजें सभी होती हैं इसके अंदर भी। क्लियर हो गया? चलो अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से कौन सौपोषी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटोट्रोपिक? हिरन, जूप्लेक्टन, गिलहरी, शैवाल। देखो हिरन हेट्रोट्रोपिक है, घास खाता है। जूप्लेक्टन भी एक जीव होता है, ये भी दूसरों के ऊपर डिपेंड करता है। गिलहरी भी। शैवाल जो एल्गी होती है, ये ग्रीन कलर की होती है, और ये जो है फोटोट्रोपिक हो सकती है, मतलब कि सूर्य के प्रकाश से फोटोसिंथेसिस कर सकती है। दूसरी बात, शैवाल ही ऐसा है इसके अंदर, इन चार ऑप्शन के अंदर, जो ऑटोट्रोपिक अपना खाना खुद बनाता है, दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता। कई बच्चे जूप्लेक्टन बोलते हैं, लेकिन वो जीव होता है बच्चों, ठीक है, वो इसमें नहीं आएगा, इसमें शैवाल आएगा। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु किस अंग द्वारा निर्मित होते हैं? बाई विच ऑर्गन आर स्पर्म प्रोड्यूस्ड? मूत्र मार्ग के द्वारा, यूरेथ्रा, वृषण टेस्टिस के द्वारा, एपिडिडिमिस, या लिंग पेनिस के द्वारा? तो बच्चों टेस्टिस के अंदर होते हैं जो शुक्राणु बनते हैं ना, सपम सेल जो बनती हैं, वो कहाँ पर बनते हैं? वो वर्षण कोश में बनते हैं। एपिडिडिस में जो मैच्योर स्पर्म होते हैं, जो परिपक्व स्पर्म होते हैं, वो एपिडिडिस के अंदर स्टोर होते हैं। क्लियर हो गई बात या नहीं? चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं। हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज लवण पाया जाता है? विच मिनरल साल्ट इज फाउंड इन हीमोग्लोबिन? फास्फोरस, लोहा, आयोडीन, इनमें से कोई नहीं। भाई इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन कोई भी नहीं है। तकरीबन जितनी डिफेंस की बुक्स हैं सब में ये मिलेगा, हर एक सेट के अंदर। तो इसका आंसर क्या है? आयरन। ठीक है बच्चों, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन। और हीमोग्लोबिन के अंदर एक डाई होती है हिम नाम की, उसी के कारण हमारा ब्लड कैसा होता है? रेड कलर का। चलो अगला क्वेश्चन है, मलेरिया रोग किसके कारण होता है? व्हाट कॉजेज मलेरिया? तो देखिए प्लाज्मोडियम, जीवाणु, क्यूलेक्स मच्छर, विषाणु। एक तो मच्छर का नाम तो पूछा ही नहीं, इसने पूछा किसके कारण होता है, और यहां पर दिया गया है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या बच्चों? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ ये होता है परजीवी, और इसी परजीवी के कारण क्या होता है? मलेरिया। मलेरिया जो बीमारी होती है, इसमें आरबीसी प्रभावित होती हैं, और ये मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। दूसरी बात, इसमें जो दवाई दी जाती है बच्चों, वो दवाई बहुत ज़्यादा कड़वी होती है, जिसका नाम है कुनैन। क्या नाम है दवाई का? कुनैन। और कुनैन की जो दवाई है बच्चों, ये सिनकोना पेड़ से मिलती है। सिनकोना एक पेड़ होता है, उसकी छाल से मिलती है। और जो मच्छर मैंने बताया, मच्छर मादा एनाफ्लीज, मादा एनाफ्लीज, इसी मच्छर के अंदर क्या होता है? प्रोटोजोआ। ये प्रोटोजोआ को कैरी करता है।
और प्रोटोजोआ परजीवी कौन सा होता है बच्चों? प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम के अंदर यदि ये जनन पूछता है तो मल्टीपल फिजन हो जाएगा, बहुखंडन। क्या हो जाएगा बच्चों? बहुखंडन विधि द्वारा। क्लियर हो गई बात या नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन आता है, पेंसिल में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल? कोयला, सीसा, सिलिका, ग्रेफाइट। तो देखो ये बताना पेंसिल में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो कोयला तो नहीं डलता बच्चों, ना सीसा डलता, ना सिलिका डलती, ग्रेफाइट डलती है। तो पेंसिल में बच्चों ग्रेफाइट होती है, जिसके कारण आप लिखते हैं जो ग्रे कलर की राइटिंग आती है। ग्रेफाइट बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है, और ग्रेफाइट एक कार्बन का अपरूप भी है, एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ठीक है ना? चलिए ये आंसर हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन है बच्चों, जल अणु में किस प्रकार के बंध मौजूद होते हैं? व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन वाटर मॉलिक्यूल? देखो जो वाटर मॉलिक्यूल होता है बच्चों, जैसे H2O, तो O यहाँ पर हो गया, H यहाँ पर, तो इनके बीच में जो बॉन्ड होते हैं वो कौन से होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड एंड हाइड्रोजन। यही हमारा आंसर है प्यारे बच्चों। आयनिक बॉन्ड तो नहीं आएगा इसके अंदर, ना मेटालिक बॉन्ड आएगा, केवल हाइड्रोजन बंध ये भी नहीं आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। और बीच में जो एंगल होता है लगभग 105 डिग्री का होता है, ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है ना? चलो अगला क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन है ना थोड़े से घुमा फिरा के पूछे गए हैं, बिल्कुल इजी पैटर्न पे हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कोई भी क्वेश्चन यदि आपको लगता है ऐसा कि ये अलग तरीके से पूछा है, उसको डिटेल में पढ़ोगे तो वो भी इजी वे में मिलेगा आपको। निम्न में से कौन अत्यधिक संपीडनीय है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली कंप्रेसिबल? सॉलिड, गैस, तरल, इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दिस। देखो संपीड़न का मतलब होता है कंप्रेसिबल का कंप्रेस, से दबाते हैं। मान लो गेंद आपने दबाई, दब जाएगी यदि सॉफ्ट है तो, लेकिन हार्ड है तो नहीं दबेगी। लेदर वाली गेंद जिससे क्रिकेट खेलते हैं, लकड़ी वगैरह दबेगी? नहीं दबेगी। तो सबसे ज्यादा प्रेस कौन सी हो सकती है? जिसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो दूर दूर होते हैं। तो देखो सबसे कम कंप्रेसिबल कौन है? ठोस है। उससे कम है कौन है? लिक्विड है। सबसे ज्यादा कौन है बच्चों? गैस। बी इज द राइट ऑप्शन। ये आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर, दूध का पीएच मान बताइए। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क? 2.4 बिल्कुल भी नहीं, 3.8 बिल्कुल भी नहीं, 6.6 और 8 बेसिक तो होता ही नहीं। तो ये बच गया बच्चों 6.5 या 6.4 या 6.6, इन्हीं में से आपको आंसर मिलेगा आपका। तो यहाँ इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये दिया गया है ऑप्शन के अंदर। तो देखो 6.5 भी लिख लेते हैं, कई बच्चे 6.4 भी लिख लेते हैं। तो वहाँ पर इसके नियर अबाउट में तो यही है ऑप्शन में, और कोई है ही नहीं। तो बिल्कुल रट्टाफिकेशन पे भी नहीं चलेंगे, थोड़ा सा समझेंगे, एक दो पॉइंट इधर उधर हो सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आता है, निम्न में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन? मीथेन, C60 या बकमिनिस्टर फुलरीन, ग्रेफाइट, हीरा। बच्चों हीरा, ग्रेफाइट और C60 तो होते हैं। मीथेन होती है CH4, दलदली जगह में पाई जाने वाली गैस है, जुगाली करने वाले जानवरों के मुंह से निकलने वाली गैस है। तो मीथेन इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ये मार्स गैस भी बोली जाती है, क्योंकि मार्शी जगह जो मार्सी प्लेस हैं, जो दलदली जगह है, वहां पर ये पाई जाती है। धान के खेत के अंदर भी पाई जाती है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों ए आंसर इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी? न्यूटन नहीं बच्चों, न्यूटन किसकी होती है? फोर्स की, बल की एसआई इकाई। और जूल जो है, चाहे कोई भी एनर्जी हो, हीट हो, कार्य हो, सबकी जूल। तीन चीजें बता रहा हूं, हीट, उष्मा, कार्य या कोई भी एनर्जी, सबकी एसआई यूनिट क्या रहेगी बच्चों? जूल। मोल नहीं आएगी। एम्पियर ये किसकी होती है बच्चों? ये करंट की होती है, करंट। और मोल किसकी होती है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। चलिए अगला क्वेश्चन, एक कार 10 सेकंड में अपनी गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाकर 90 किलोमीटर प्रति घंटा कर देती है, इसका त्वरण है। एक कार इंक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 54 किलोमीटर पर आवर टू 90 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड्स, इट्स एक्सीलरेशन इज। देखिए एक्सीलरेशन का फार्मूला कई बार मैंने बताया है, v माइनस यू अपॉन टी होता है। v क्या होती है बच्चों? फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। और u क्या होता है बच्चों? इनिशियल वेलोसिटी। और टी क्या होता है बच्चों? टाइम। ए क्या होता है? एक्सीलरेशन।
तो देखो v क्या है, यहाँ पर हमें किलोमीटर पर आवर से किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड के अंदर। तो देखिए मीटर पर सेकंड में जब भी हम चेंज करते हैं तो यहाँ पर 54 किलोमीटर पर आवर है, इनटू क्या करेंगे किलोमीटर के अंदर, देखो 1000 होते हैं, 1 आवर में सेकंड कितने, इतने, 2 जीरो से ये कैंसिल हो गई, ये 5 और 18, तो डायरेक्ट 5/18 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 54 इंटू 5/18 क्या आएगा, 18 3 54 और 3 पंजे 15, 15 मीटर पर सेकंड आ गया बच्चों। और स्पीड बढ़ाई गई है तो 90 पे गई है, 90 इंटू 5/18 करेंगे, 18 से फिर ये 5 पे गया, 5 5 कितना आ जाएगा, 25 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों देखो 15 मीटर पर सेकंड से 25 मीटर पर सेकंड तक बात गई है। तो यहाँ पर v क्या है, v है 25 और u क्या है 15। टाइम कितना दिया गया प्यारे बच्चों, यहाँ पर टाइम दिया गया है 10 सेकेंड। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा 10/10, तो कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये छोटा सा न्यूमेरिकल है बिल्कुल, और एक्सीलरेशन पे बेसिकली कई न्यूमेरिकल आते भी हैं, और एक स्पेशल क्लास आपके न्यूमेरिकल की भी बनाएंगे, ये मैंने पहले भी बताया था आपको। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो गया, ए, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। घरेलू संस्थापन में पंखे और लैंप किस में संयोजित किए जाते हैं, फैंस एंड लैंप्स आर कनेक्टेड इन ए हाउस होल्ड इंस्टॉलेशन इन श्रेणी सीरीज में, समानांतर पैरेलल में, श्रेणी और समानांतर सीरीज एंड पैरेलल, उपरोक्त कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों देखो इसके अंदर क्या आएगा, समानांतर क्रम, क्योंकि हमारे घर के अंदर कोई भी चीज है पैटर्न कौन सा यूज होता है, समानांतर। ये बात आपको याद रखनी है। पैरेलल के अंदर सारी चीजें समांतर, सॉरी समानांतर नहीं, समांतर, समांतर क्रम के अंदर सभी जोड़े जाते हैं, पैरेलल के अंदर जोड़े जाते हैं बच्चों, ठीक है। श्रेणी के अंदर घर में फिटिंग नहीं होती है। घरेलू डोमेस्टिक जब भी पूछे तो आपको यही याद रखना है, क्या आएगा, पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पदार्थ का घनत्व सबसे अधिक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज द हाईएस्ट डेंसिटी, थर्माकोल, भाप, तेल या बर्फ। तो बच्चों देखो थर्माकोल का तो नहीं होता इतना, ना भाप का होता, ना तेल का होता, बर्फ होती है। यदि इसमें एक ऑप्शन मैं दे देता हूं, मान के चलो क्या, पानी, तो बच्चों पानी का घनत्व सबसे ज्यादा होता है, ये बात याद रखनी है। पानी के बाद किस पे जाएंगे, बर्फ पे जाएंगे। क्लियर हो गई बात या नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बर्फ रहेगा। यदि इसमें इनमें पानी दे रखा होता तो ये 997 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, बच्चों इतनी ज्यादा डेंसिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विद्युत आवेश की अवधारणा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है, हु इज क्रेडिटेड विद डिस्कवरिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, माइकल फेराडे, बेंजामिन फ्रैंकोलिन, थॉमस एडिसन, निकोला टेस्ला। देखो बच्चों माइकल फेराडे जो थे इन्होंने मैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बताया था, ठीक है, ये बात याद रखनी है। और जो बेंजामिन फ्रैंकोलिन है बच्चों, बेंजामिन फ्रैंकोलिन, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। इन्होंने चार्ज के बारे में बताया था, चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। थॉमस एडिसन ने बल्ब की खोज की थी, विद्युत बल्ब, जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है। निकोला टेस्ला, इन्होंने एसी करंट के बारे में बताया था, अल्टरनेटिंग करंट। हु टोल्ड अबाउट अल्टरनेटिंग करंट, तो निकोला टेस्ला। ये आपका आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का बी। बी इज द राइट ऑप्शन, बेंजामिन फ्रैंकोलिन। अगला क्वेश्चन आता है, कपड़ों को खींचने पर चट चट की आवाज किसके कारण आती है, व्हाट कॉजेज द क्रैकलिंग साउंड व्हेन पुलिंग क्लोथ्स, उष्मा, हीट, घर्षण, फ्रिक्शन, स्थैतिक विद्युत, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म। देखो कई बार सर्दियों के अंदर जब हम स्वेटर डालते हैं तो एकदम से निकालते हैं तो बॉडी के साथ वो क्या करता है बच्चों, वहां पर इलेक्ट्रॉन पास होने लगते हैं उसके अंदर, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कारण ऐसा होता है। तो यहां पर हमारा आंसर बनेगा स्थैतिक विद्युत। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। चट चट कई बार करते हैं कपड़े निकालते टाइम, तो आपको लगता है ये आवाज कहां से आई, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाता है और वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग कौन सा होता है, विच सेल ऑर्गेनेली हैज ए डबल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ए और बी दोनों, राइबोसोम। तो बच्चों देखो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ए और बी, ये इसका आंसर आएगा, ए व बी दोनों, बोथ। क्योंकि कोशिका में दोहरी झिल्ली, डबल मेम्ब्रेन किस किस में होती है, 3 चीजों में होती है। मैं बता देता हूं तीनों, याद रखना, ये गलत नहीं होगा कभी भी। दोहरी झिल्ली यदि ये पूछता है तो बच्चों न्यूक्लियस के अंदर होती है, और बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, और किसके अंदर होती है, क्लोरोप्लास्ट।
ये रहेगी। इज इट क्लियर? ये आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कायिक प्रवर्धन द्वारा पौधे की वृद्धि के उदाहरण क्या हैं? व्हाट आर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट ग्रोथ थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? प्याज और लहसुन, गाजर और सलजम, गेहूं और चावल, पपीता और आम। बच्चों, आम गुठली से होता है, पपीता भी बीज से होता है, गेहूं और चावल के भी बीज हैं, गाजर के भी बीज होते हैं। तो तीनों ऑप्शन कट गए, क्योंकि जो जड़, तना और जड़ से हो जाए, तने से हो जाए, ठीक है, और किसी कली या फूल से हो जाए, तो वही होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपेगेशन। तो यहाँ प्याज और लहसुन आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बल्ब के द्वारा पैदा होते हैं, इनके अंदर कली होती है, बल्ब होते हैं लगे, उनसे ये पैदा होते हैं। अगला क्वेश्चन है, होमोसेपियन नाम किस वैज्ञानिक ने मानव जाति को दिया? चार्ल्स डार्विन? बिल्कुल नहीं। कैरोलस लीनियस? यस, कैरोलस लीनियस ने ही होमोसेपियन कहा था। होमोसेपियन क्या है बच्चों? वैज्ञानिक नाम है किसका? मनुष्य का। ये ह्यूमन बीइंग का वैज्ञानिक नाम है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक की खोज की थी। अल्बर्ट आइंस्टीन, ये इसका आंसर है ही नहीं, क्योंकि ये फिजिक्स से ज़्यादातर इन्होंने फिजिक्स के ऊपर काम किया है। अगला क्वेश्चन है, शरीर का समन्वय कौन सा अंग करता है? विच ऑर्गन कोऑर्डिनेट द बॉडी? हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क, गुर्दे। देखो बच्चों, हृदय का काम क्या होता है? पंपिंग। पंपिंग, ये सभी पेपर में पूछे जाते हैं। और फेफड़ों का काम क्या होता है बच्चों? ऑक्सीजन मिलाना, किसके अंदर? ब्लड के अंदर। और मस्तिष्क का काम क्या है? कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन, समन्वय का काम करता है, शरीर का बैलेंस बनाता है। और गुर्दे का काम क्या है? फिल्टर करने का, ब्लड को फिल्टर करना, शुद्ध करना, प्योर करना। ये चारों के काम मैंने बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन आता है, इंजन को ठंडा करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? विच डिवाइस इज यूज टू कूल एन इंजन? पंखा, रेडिएटर, कूलर या ट्यूब? भाई देखो, पंखा तो आएगा ही नहीं, कूलर भी नहीं आएगा, ना ट्यूब आएगी, रेडिएटर बच गया। गाड़ी के अंदर क्या लगा होता है बच्चों? रेडिएटर, ठीक है। वो ऑयल बेस्ड भी हो सकता है, एयर बेस्ड भी हो सकता है, हवा से भी ठंडा होने वाला होता है और लिक्विड से भी होने वाला होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है, लिक्विड बेस्ड ज़्यादातर लगे होते हैं बड़ी गाड़ियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के जमीन की ओर स्वतंत्र रूप से गिरने पर उसकी कुल ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? व्हाट हैपन्स टू द टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट फ्रीली फॉल्स टुवर्ड द ग्राउंड? एनर्जी बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है? नहीं बच्चों, इसमें क्या आएगा? ओवरऑल जो एनर्जी है वो स्थिर रहती है, क्योंकि यहाँ पर क्या थी? पोटेंशियल एनर्जी मैंने छोड़ दिया, काइनेटिक एनर्जी। तो दोनों जब सेम, दोनों जुड़ती हैं तो एक नई एनर्जी आती है। काइनेटिक और पोटेंशियल जुड़ती है तब मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा सही आंसर है हमारा। तो यांत्रिक ऊर्जा मतलब स्थिर रहती है, कांस्टेंट रहती है, ओवरऑल वैल्यू। अगला क्वेश्चन है बच्चों, शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करने वाले हार्मोन का उत्पादन कौन सी ग्रंथि करती है? विच ग्लैंड प्रोड्यूस द हार्मोन दैट कंट्रोल बॉडी ग्रोथ? अधिवर्षण ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्रंथि है, थायराइड है, अग्नाशय है? तो देखो बच्चों, शरीर की वृद्धि का जिक्र है तो इस हार्मोन का उत्पादन पिट्यूटरी करती है। पिट्यूटरी से, पिट्यूटरी ग्रंथि से GH निकलता है। क्या निकलता है बच्चों? GH। GH क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन। GH ग्रोथ हार्मोन। यदि ये कम निकले तो डवार्फिज्म आता है, ज्यादा निकले तो एक्रोमेगली होती है, भीम जैसा शरीर हो जाता है, और कम निकले तो बोनापन आ जाता है। ये बात याद रखनी है। तो हमारा इसका ये आंसर हो गया। नेक्स्ट है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन, एक ऐसा पिटा हुआ क्वेश्चन जो बार बार पेपर में आपको देखने को मिलता है। व्हाट इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, नाभिक? नाभिक को बोलते हैं बेटे ब्रेन, ब्रेन ऑफ द सेल। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये, इसी के कारण क्या होती है? फोटोसिंथेसिस होती है। वो दे क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस हो गया, और राइबोसोम क्या हो गए बच्चों? प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री। तो हमारा आंसर तो माइटोकॉन्ड्रिया है ना। ये तो क्लियर हो गया, मैंने चारों के बता दिए क्या क्या पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन में कौन सा कार्यात्मक समूह होता है? विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन सोप? COOH कार्बोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप? ये होता है बच्चों एल्कोहल में, ये नहीं आएगा। NH2 अमीनो समूह होता है अमाइड के अंदर, CHO एल्डिहाइड ग्रुप, ये नहीं आएंगे। एक ही बचा हमारा क्या? कार्बोक्सिल ग्रुप, COOH, ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों,
पदार्थ की किस अवस्था में कण न्यूनतम बल के द्वारा बंधे होते हैं? इन विच स्टेट ऑफ मैटर द पार्टिकल्स आर बाउंड बाय मिनिमम फोर्स? ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, प्लाज्मा अवस्था। तो देखो, जो गैस अवस्था होती है उसी में तो ज़्यादा दूर दूर होते हैं, सॉलिड में तो बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं, लिक्विड में उससे थोड़े से कम नज़दीक होते हैं, गैस में सबसे ज़्यादा दूर होते हैं। तो कम ताकत से किस में बंधे हुए हैं बच्चों? गैस में। प्लाज्मा चौथी अवस्था होती है, इसके बारे में डिटेल से बताएंगे, जो 5 अवस्थाएं हैं। ठीक है, तो गैस अवस्था हमारा राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन आता है, पौधों में वाष्प उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? थ्रू विच पार्ट डू प्लांट्स ट्रांसपायर? तना, जड़ें, पत्तियों के रंध्र, फूल। तो बच्चों स्टोमेटा के द्वारा होता है। देखो ये पत्ती है, पत्ती के अंदर क्या होता है? पत्ती का जो निचला सतह होता है, जो देखो जो लोअर सरफेस होता है ना पत्ते का, लीफ का, उसके नीचे छोटे छोटे छेद होते हैं, उनको पोर्स बोलते हैं, रंध्र। उन्हीं में गैसियस एक्सचेंज होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। पौधे उन्हीं के द्वारा सांस लेते हैं, उन्हीं के अंदर गार्ड सेल पाई जाती हैं और उन्हीं के अंदर ट्रांसपीरेशन होता है। फालतू पानी जड़ से जब ऊपर चढ़ता है कैपिलरिटी के द्वारा तो पत्तों के अंदर चला जाता है, और सनलाइट जब उस पर पड़ती है पत्ते पे तो सारा पानी वाष्पित होकर बादल बनाता है, तभी बारिश आती है। ट्रांसपीरेशन के कारण ही बारिश आती है, ये बात भी याद रखनी है। कई बातें मैंने इसमें बता दी आपको, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है बच्चों, बल, विस्थापन तथा कार्य के बीच क्या संबंध है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड वर्क? कार्य बराबर है बल गुणा समय, ये तो नहीं आएगा बच्चों। कार्य बराबर है बल गुणा दूरी, कार्य बराबर है बल गुणा विस्थापन, कार्य बराबर है बल बटे विस्थापन, ना ये आएगा ना ये आएगा ना ये। सी ऑप्शन बच गया बच्चों। W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तभी कार्य होगा। डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस है तो भी गलत माना जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अलग चीज है और डिस्टेंस अलग है, भले ही इनकी यूनिट सेम होती है। तो ये बेसिकली फार्मूला है, बार बार पूछा जाता है, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ए सब्सटेंस चेंजिंग फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड कॉल्ड? वाष्पीकरण, गलन, संघनन, उदातीकरण। देखो इसने पूछा है चेंजिंग फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, तो बच्चों देखो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। सॉलिड से लिक्विड, मान लो बर्फ है पानी में बदल गई तो क्या आएगा? मेल्टिंग, और यही इसने पूछा है। और लिक्विड से गैस बनती है तो इवेपोरेशन आएगा, और सॉलिड से गैस या गैस से सॉलिड बनता है तो सब्लिमेशन आएगा बच्चों, उदातीकरण आएगा। ठीक है, और कोई चीज लिक्विड से सॉलिड बनती है, पानी से बर्फ, तो फ्रीजिंग आएगा। इसने जो पूछा वो मेल्टिंग है, तो गलन हमारा सही आंसर है। CO2 इसका उदाहरण है, ड्राई आइस। संघनन किसका उदाहरण है? बारिश, इसका उदाहरण बारिश है बच्चों। वाष्पीकरण, तालाब या कोई भी गड्ढा है, कोई पोंड है, वहां से पानी भरा हुआ वाष्पित हो जाता है, तो ये वाष्पीकरण होता है। नेक्स्ट है, विद्युत धारा ज्ञात करने का सूत्र क्या है? व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक करंट? V बराबर है IR, I बराबर है RI, P बराबर है VI, R बराबर है V बटे I। तो ये तो गलत हो गया बच्चों, P इज इक्वल टू VI, ये भी गलत हो गया। V बराबर IR, ये भी गलत। I बराबर है R बाई, देखो I पूछा है, V बाई R आएगा बच्चों, ये ऑप्शन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे क्या आएगा? V बाई R। तो सेकेंड हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा V बाई R। ये ओहम का नियम है, कितने बार मैंने बताया है, बार बार इसी से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। चलो अगले क्वेश्चन पे, पौधों में अतिरिक्त जल किस प्रक्रिया द्वारा मुक्त होता है? बाई विच प्रोसेस इज एक्सेस वाटर रिलीज्ड इन प्लांट्स? पत्तों का गिरना, लीफ फॉल, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपीरेशन या श्वसन। अतिरिक्त पानी किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकलता है? तो देखो वाष्पोत्सर्जन, मैंने बताया था ये पौधा है बच्चों, ये पत्ते हैं। ठीक है, तो जड़ से जो पानी है फालतू का वो इनके अंदर जाएगा, और सूर्य की लाइट जब पड़ेगी तो यहाँ से उड़ जाएगा। तो यही तो है ट्रांसपीरेशन, सिंपल, बिल्कुल आसान। अगला क्वेश्चन है, सजीवों में निम्नलिखित में से कौन सा मुकुलन बडिंग द्वारा प्रजनन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बडिंग? हाइड्रा, प्लाज्मोडियम, प्लेनेरिया, कवक। तो बच्चे हाइड्रा आ जाएगा, क्योंकि हाइड्रा के अंदर क्या होती है? एक छोटी सी बड होती है, और इसी बड के द्वारा ये बड बड़ी होती जाती है ऐसे, फिर ये अलग हो जाती है। प्लाज्मोडियम जो करता है ये मल्टीपल फिजन करता है, प्लेनेरिया के अंदर रीजनरेशन होता है बच्चों, ये बात आपको याद रखनी है। चलो अगला क्वेश्चन, अंडाणु और शुक्राणु का मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? वेयर डज द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग एंड स्पर्म टेक प्लेस इन ह्यूमन फीमेल? गर्भाशय, ग्रीवा, सर्विक्स, जनन नलिका, रिप्रोडक्टिव ओविडक्ट, गर्भाशय, यूटेरस, डिंब वाहिनी नलिका, फेलोपियन ट्यूब। देखो बच्चों,
जो मादा का भाग होता है वो इस तरीके से होता है, ऐसे, ठीक है। जो जनन भाग होता है वो इस तरीके से होता है, ऐसे। तो बच्चों ये जो होती हैं ओवरी होती हैं, और ये जो भाग है इसी को हम बोलते हैं ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब। तो यहाँ से एग आएगा, यहाँ से स्पर्म आएगा। ये बीच वाली लाइन गलत बना दी मैंने, यहाँ से स्पर्म आएगा इसके अंदर, ठीक है ना, क्लियर हो गई बात। तो ओविडक्ट के अंदर होता है, डी इज द राइट ऑप्शन, ये हमारा आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल अस्थियों की संख्या कितनी है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन। हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी? 206 हड्डी होती है, कोई क्वेश्चन है, लेकिन आया हुआ है पेपर में, हम क्या करें भाई। आसान भी आते हैं, थोड़े से मुश्किल भी आते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? व्हाट इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? यकृत, अग्नाशय, थायराइड। ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, घुमा के दिया है। देखो, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है बच्चों? यकृत। दूसरी सबसे बड़ी कौन सी है? अग्नाशय। बस ये है। सबसे बड़ी अंत 17वीं या एंडोक्राइन है तो थायराइड आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बी इज द राइट ऑप्शन, ये बन गया। नेक्स्ट है, मानव में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी इन ह्यूमंस? बेरी नहीं, ये तो बी की कमी से होता है। रतौंधी है, ए की कमी से होता है, आंखों की बीमारी है। स्कर्वी सी, रिकेट्स डी। तो सी पूछा है, सी इज द राइट ऑप्शन, स्कर्वी, मसूडों की बीमारी होती है ये। अगला क्वेश्चन है बच्चों इसके अंदर, मनुष्य में लार का पीएच कितना होता है? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ सलाइवा इन ह्यूमन? 4.4 तो नहीं होता, ना इतना ज्यादा होता, ये अप्रोक्स ये होता है बच्चों। देखो, हालांकि जो लार होती है ना, दो चीज बताता हूं मैं, खाने से पहले और एक है बच्चों खाने के बाद। तो खाने से पहले और खाने के बाद, खाने से पहले और खाने के बाद, देखो पहले कितना पीएच होता है? 7.5, और बाद में कितना होता है बच्चों? 6.5। और देखो, यदि लार का पीएच 5.5 से कम हो जाए तो टूथ डिके हो जाता है। यहां पर ये लगभग देखो मिलता जुलता इसके आसपास कौन है? यही तो है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता, आसपास की वैल्यू दे देता है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र बताओ। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड? NaCl। बच्चों बिल्कुल आसान, Na2Cl नहीं आएगा। KMnO4 लाल दवाई का होता है, NaCl2 ये गलत दे दिया, ठीक है। ये लाल दवाई होती है हमारी, पोटासियम परमैंगनेट। और NaCl जो है ये सिंपल सा फार्मूला है, टेबल साल्ट या किचन साल्ट या कॉमन साल्ट बोलता है, तो यही आंसर रहेगा तीनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लोहे पर जंग लगना कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है? केमिकल होती है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज व्हाट काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन? अपघटन, डिकम्पोजिशन, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, अपचयन, रिडक्शन। तो बच्चों ऑक्सीडेशन होता है, आयरन के साथ ऑक्सीडेशन होता है, नमी होती है, तब जाकर रस्ट बनता है, Fe2O3.XH2O। तो बच्चों ये रस्ट का फार्मूला होता है। ऑक्सीकरण हुआ है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन जुड़ी है, और जंग लगने पर लोहे का वजन स्लाइटली इंक्रीज होता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है, और ये रासायनिक अभिक्रिया है। 3 क्वेश्चन बताए हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज की सीरीज का, निम्न में से आज की क्लास का निम्न में से किस धातु को भविष्य की धातु के नाम से जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नोन एज द मेटल ऑफ द फ्यूचर या फ्यूचर मेटल? टाइटेनियम, निकेल, तांबा, लोहा। तो टाइटेनियम आएगा बच्चों। टाइटेनियम का सिंबल होता है Ti, ठीक है ना। टाइटेनियम को ही वार मेटल बोलते हैं, युद्ध की धातु या रणनीतिक धातु या भविष्य की धातु। तो ये हमारा था आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएंगे। किसी का भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक बने रहिए, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। आपके एग्जाम का टाइम भी कम बचा हुआ है, तो सभी मन लगा के पढ़ें और आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत।